बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन का पार्ट 3 स्टार्ट करने लगे हैं और इसमें हम स्कोप ऑफ ऑडिट टॉपिक का नाम है, जिसमें फ़र्दर ऑडिट की हम टाइप्स को पढ़ेंगे। डायरेक्टरेट जनरल ऑडिट फेडरल गवर्नमेंट कंडक्ट्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑडिट। जो DGA FG होता है, ये 3 किस्म के नॉर्मली वो ऑडिट कंडक्ट करता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल ऑडिट भी हो सकते हैं, लेकिन मेन इनके ये जो 3 ऑडिट्स होते हैं। नंबर 1 है सर्टिफिकेशन ऑडिट, नंबर 2 है कंप्लायंस विद अथॉरिटी ऑडिट और नंबर 3 है परफॉर्मेंस ऑडिट। यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी इस टॉपिक पे, वो मैं आपकी यहीं पे ही क्लियर कर देता हूँ। बाकी हम वर्ड टू वर्ड बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन आपका कंसेप्ट यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। सर्टिफिकेशन ऑडिट का मतलब ये होता है कि जो ऑडिटर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑडिट करने के लिए जब जाते हैं, तो उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, उनको सर्टिफाई करते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, जो रिकॉर्ड है, वो ठीक है। उनमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे गए हैं, जो अमाउंट्स लिखी गई हैं, वो ठीक हैं। कहीं पे क्लैरिकल मिस्टेक वगैरह नहीं की गई या कोई ऐसा एक्सपेंडिचर वगैरह नहीं डाले गए जो हुए नहीं। इनफैक्ट मतलब जो रिकॉर्ड में लिखा है वो ठीक लिखा है, इसकी सर्टिफिकेशन। नंबर 2 जो होता है, ये कंप्लायंस विद अथॉरिटी ऑडिट होता है। इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कोई भी काम करने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं, जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट में अप्लाई होते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम उनको डायरेक्शन दी होती है, वो लेटर एंड स्पिरिट वो कंप्लाई हो रहे हैं, उन पे अमल हो रहा है। जो प्रोसीजर गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किए हुए हैं, उन प्रोसीजर के हिसाब से ही काम को किया जा रहा है। ये आ जाता है कंप्लायंस। और अथॉरिटी ऑडिट का मतलब ये होता है कि जो रेवेन्यूज़ या एक्सपेंडिचर इंकर हो रहे हैं, जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसकी प्रॉपर अथॉराइजेशन ली जाती है। कौन सी उसकी अथॉरिटी अप्रूव करती है, कौन सा उसका प्रोसीजर या कौन सा उसके स्टेप्स होते हैं, वो फॉलो किए जाते हैं। मेन जो है एक्सपेंडिचर, वो जो इंकर किया गया, जो एक्सपेंडिचर बुक किए गए एक किसी हेड से, तो वो प्रॉपर अथॉरिटी से अप्रूव किए गए या कि उसकी जो अथॉरिटी देने वाला था वो उसके एलिजिबल ही नहीं था और वो खर्चा किया गया। तो ये जो चीज़ देखी जाती है उसको अथॉरिटी ऑडिट कहते हैं। नंबर 3 पे आता है परफॉर्मेंस ऑडिट, कि जो डिपार्टमेंट है जिसने इतने खर्चे किए, गवर्नमेंट ने जो फंड दिए उन्होंने लगाए, उनसे कुछ आउटपुट भी मिला कि नहीं मिला। तो अगर उनकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस देखने के लिए जो ऑडिट होता है उसको परफॉर्मेंस ऑडिट कहते हैं। एडिशनली द डायरेक्टरेट जनरल आल्सो कैरीज आउट स्पेशल ऑडिट, स्पेशल स्टडीज़ एंड द ऑडिट ऑफ फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा भी स्पेशल ऑडिट या स्पेशल स्टडी कोई हो या फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स जो हों, उनके भी ऑडिट करते हैं। सेपरेट गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय द DAGP फॉर द ऑडिट ऑफ फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स। फॉरेन ऑडिट प्रोजेक्ट्स के लिए DAGP ने इंस्ट्रक्शन वगैरह या रूल्स बनाए हुए हैं। द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस सर्टिफिकेशन ऑडिट, कंप्लायंस विद अथॉरिटी ऑडिट एंड आई थिंक एंड अथॉरिटी ऑडिट, और लास्ट पे जो था परफॉर्मेंस ऑडिट, उनके बारे में ये इंस्ट्रक्शन सारी फर्दर डिटेल में है। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, एक तो होता है बिज़नेस की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका एक ऑडिट होता है। बाकी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट में ऑडिट का क्या मतलब होता है और उसको किस तरीके से प्लान किया जाता है, कौन से स्टेप्स होते हैं और किस किस एंगल से देखा जाता है, ये सारा कुछ अब इस डिटेल में हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दी इंटोसाई
जो कि एब्रीविएशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स द फुल स्कोप ऑफ गवर्नमेंट ऑडिटिंग इंक्लूड्स रेगुलेटरी एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। Regulatory audit comprises of the attest of financial statements called certification audit and compliance with authority audit। तो ये सारे के सारे हमने तीनों जो पहले पढ़े सर्टिफिकेशन ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट और कंप्लायंस विद अथॉरिटी ऑडिट, ये सारे हम करेंगे। रेगुलेटरी ऑडिट एम्ब्रेसेस। अब रेगुलेटरी ऑडिट में क्या चीज़ें होंगी, ये ओवरऑल ऑडिट के बारे में जनरल हमें अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि कौन कौन से होंगे। वन बाय वन इन डिटेल भी हम दूसरों को पढ़ेंगे। अटेस्टेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ अकाउंटेबल एंटिटीज़ involving examination and evaluation of financial records and expression of opinion on financial statements। तो उनकी अटेस्ट करना, उनकी अकाउंटेबिलिटी करना और इवैल्यूएशन करना और उन पे अपनी ओपिनियन देना, ये सारा ऑडिटर्स का काम होता है। नंबर 2 है अटेस्टेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज ए होल उनकी परफॉर्मेंस वगैरह पे बात करना। नंबर 3 है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लायंस विद एप्लीकेबल स्टैट्यूट्स एंड रेगुलेशन। जितने रेगुलेशन वगैरह उनसे कंपैरिजन करके ट्रांजैक्शन की अथेंटिकेशन वगैरह देखना। नंबर 4 है ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल जो हैं उनका ऑडिट करना। इंटरनल कंट्रोल ये होता है कि आपकी जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर कोई काम करने का जो प्रोसीजर दिया गया है उस पर कुछ चेक एंड बैलेंसेस भी हैं या नहीं है। जो कंट्रोल जनरेट किए जाते हैं कि कहीं चोरी चकारी ना हो, कहीं मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी पावर या जो मिसयूज़ ऑफ एनी रिसोर्सेज ना हो, इस सारे पे जो चेक एंड बैलेंस रखा जाता है या ऊपर उनकी लुक आफ्टर की जाती है, इसको इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शंस। इंटरनल ऑडिट ये होता है कि एक तो होता है एक्सटर्नल ऑडिट होते हैं जो बाहर से ऑडिटर आके आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड वगैरह को चेक करते हैं, ऑडिट करते हैं। एक इंटरनल ऑडिटर्स जो होते हैं जो गवर्नमेंट के अपने ही एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको डेजिग्नेट किया जाता है कि आपने इन रिकॉर्ड्स वगैरह को देखना है ताकि हमारे सारे प्रोसीजर वगैरह फॉलो होते रहें। नंबर 5 है ऑडिट of the probity and propriety of administrative decisions taken within the audit entity। इसमें ये कहा गया है प्रोबिटी एंड प्रोप्राइटी का मतलब ये होता है कि जो खर्चे वगैरह किए गए हैं उनको बड़े ध्यान से किया गया और वहाँ पे किया गया जहाँ पे बहुत ज़रूरी था। ये नहीं है कि जो फंड्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने दिए उनको सिर्फ खर्चा करने के लिए सारी चीज़ें आपने प्रोक्योर कर ली, बल्कि ये देखना है कि जो रिक्वायरमेंट थी उसी के लिए एक्सपेंडिचर किए गए। नंबर 6 है रिपोर्टिंग ऑफ एनी अदर मैटर्स अराइजिंग फ्राम और रिलेटिंग टू द ऑडिट दैट द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन कंसिडर शुड बी डिस्क्लोज्ड। तो जो सुप्रीम ऑडिट जो इंटोसाई हमने जो एब्रीवेशन जिसका पढ़ा था उसने जो स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए हैं, जो उन्होंने डिस्क्लोजर्स के लिए इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपने हाईलाइट करनी। अगर प्रोसीजर में कोई चीज़ मेंशन नहीं भी और ऑब्ज़र्व की जाती है तो उसको रिपोर्ट करना होता है और उसको बताना होता है कि फ्यूचर में ताकि इस तरह के कोई भी इंसिडेंट ना हो जिससे गवर्नमेंट को लॉस हो। इसके बाद परफॉर्मेंस ऑडिट इज़ कंसर्न्ड विद द ऑडिट ऑफ इकोनॉमी, efficiency and effectiveness and embraces performance audit। और इसके बाद जो है नंबर 2 है इज़ कंसर्न विद द ऑडिट ऑफ इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। जो परफॉर्मेंस ऑडिट होता है ये किसी भी डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को चेक करने के लिए
ऑडिट किया जाता है। एफिशिएंसी ये होती है कि एक एम्प्लॉई आता है, वो पूरे दिन में कितना एक काम करता है, वो कितना एफिशिएंट है। अगर एक एम्प्लॉई एक दिन में पूरे ध्यान से काम करे तो फ़र्ज़ किया वो कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो 20 आइटम बना सकता है। तो आया अगर उस डिपार्टमेंट में 10 बंदे हैं तो उन्होंने 200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए या नहीं किए, उनकी जो एफिशिएंसी थी, उनकी जो टोटल कैपेबिलिटी थी, उसको यूटिलाइज़ किया गया कि नहीं किया गया। तो इफ़ेक्टिवनेस ये होती है कि फ़र्ज़ किया एक एम्प्लॉई 20 यूनिट किसी चीज़ के बनाता है, अगर उसने बनाया तो 20 ठीक भी बनाए या 20 में से 12 गलत थे, ख़राब थे और 8 ठीक थे। तो ये होती है इफ़ेक्टिवनेस कि जो आपका मिशन हो वो इफ़ेक्टिवली अचीव किया जाए। तो इसको इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस ऑडिट के ज़मरे में हम इसको काउंट करते हैं और ये चीज़ें देखी जाती हैं वाइल कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आगे आता है कि इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ऑडिट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज़। तो इसमें इकोनॉमी जो होती है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनको देखना होता है, और जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं और मैनेजमेंट पॉलिसीज़ जो हैं इनको देखा जाता है परफॉर्मेंस ऑडिट में। नंबर 2 है ऑडिट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजिंग ऑफ ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज के जो एफिशिएंसी ये आती है कि मतलब उन्होंने ह्यूमन और जो फिनेंशियल जो एक्सपेंडिचर किए गए उनको कैसे किया, उनसे कितना फ़ायदा उठाया, और जो लोग एम्प्लॉयज़ थे उनसे कितना काम किया और उसको गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा हुआ उनकी वर्किंग से। इंक्लूडिंग द एग्जामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जिससे वो सारी चीज़ें अपडेट करते हों, या उनका जो आईटी सिस्टम हो वो उसकी क्या परफॉर्मेंस है। इसके अलावा परफॉर्मेंस मेजर्स, मॉनिटरिंग अरेंजमेंट्स और उनकी उनकी मेजरमेंट करना कि मॉनिटरिंग अरेंजमेंट कितनी है, उनकी लुक आफ्टर कितनी की जाती है, उनकी सुपरविजन कितनी की जाती है, कितनी एफिशिएंसी उनमें, एंड प्रोसीजर फॉलोड बाय ऑडिट एंटिटीज़ फॉर रेमेडिंग आइडेंटिफाइड एफिशिएंसीज। और उनके प्रोसीजर किस हिसाब से इफ़ेक्टिव हैं कि जो पास्ट में पहले गलतियां हो चुकी थी और उन्होंने अगर कोई नया प्रोसीजर बनाया जिससे गलतियां और डेफिशिएंसीज जो पुराने रिकॉर्ड में आई थी वो कितनी एलिमिनेट की गई, और फर्दर जो है उनको कितना इंश्योर किया गया कि इस तरह के मिस हैपनिंग दोबारा अकरेंस ना हो। तो इसको भी परफॉर्मेंस ऑडिट में ही पढ़ा जाएगा। थर्ड नंबर पे है ऑडिट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटेड एंटिटी एंड ऑडिट ऑफ द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ एक्टिविटीज़ कंपेयर्ड विद द इंटेंडेड इम्पैक्ट। तो इफ़ेक्टिवनेस ये देखी जाती है कि उस ऑर्गेनाइजेशंस की गोल कितनी थी और उनको अचीव कितना किया गया और कितना इन टाइम किया गया। 3.3 ये आ जाता है सर्टिफिकेशन ऑडिट। इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द इफ़ेक्ट दैट। इसका मकसद क्या होता है कि जो ऑडिटर होता है उसने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करनी होती हैं, करने के बाद वो अपनी एक राय दे सके, ओपिनियन, इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे सके कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी तैयार की थी या बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसने मेंटेन की थी, आया कि फेयर हैं या नहीं है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रॉपरली प्रेजेंट, कि उनको प्रॉपरली प्रेजेंट किया गया है इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स, और उनमें सारी की सारी जितनी भी एक फिनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शंस हुई उन सब को रिप्रेजेंट किया गया, उनको इनकर किया गया, कोई स्किप तो नहीं की। द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल पोजीशन और इन बैलेंस शीट वगैरह की पोजीशन से एक ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन अब क्या है, द रिजल्ट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन, और इसने पूरे साल में जितनी एक्टिविटीज़ की उनसे आउटपुट कितना हुआ, सेल्स कितनी हुई, रेवेन्यूज़ कितने हुए, लॉसेस कितने हुए और प्रॉफिट की क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें इसी में देखे जाएंगे। इट्स कैश फ्लोज एंड इट्स एक्सपेंडिचर, कितना पैसा आया, कितना खर्चा हुआ, एंड रिसीट्स बाय अप्रोप्रिएशन, या अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन से फंड वगैरह अप्रोप्रिएशन के हेड में इनको मिले थे तो उनके साथ कैसे रिकॉर्ड मेंटेन किया। दूसरे नंबर पे इंश्योर दैट असेस्ड रेवेन्यूज इज़ प्रॉम्प्टली
कलेक्टेड, और ये भी देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने रेवेन्यूज़ कलेक्ट करने थे मुख्तलिफ़ जगह से, जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट कहीं से फ़ीस फंड वगैरह जितने भी कलेक्ट हो रहे होते हैं वो कलेक्ट ठीक किए गए थे और उनको फ़ौरन गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाया गया था एंड प्रॉपरली क्लासिफाइड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया गया या नहीं किया गया। एंड नंबर 3, द सम्स एक्सपेंडेड हैव बीन अप्लाइड इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट, और जो खर्चा किया गया उनको सही तरीके से किया गया और उनको सही तरीके से मटेरियलाइज किया गया या उनको बस सिर्फ ट्रांजैक्शन की हद तक ही किया गया। अगर कोई चीज़ परचेज़ की गई थी तो वो परचेज़ की गई चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। फॉर द पर्पज़ ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट एंड हैव, और जो गवर्नमेंट ने खर्चे फ़ंड उनको दिए थे वो प्रॉपर पार्लियामेंट से अप्रूव किए गए थे इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट बिन बुक टू द रेलिवेंट ग्रांट्स एंड अप्रोप्रिएशन, और जो पार्लियामेंट ने उनको फंड्स एलोकेट किए थे उनको प्रॉपर उनकी एलोकेशन हुई और उनके जब उन्होंने पेमेंट वगैरह की तो प्रॉपर जिस सप्लायर से चीज़ें परचेज की गई तो उसको फंडिंग की गई या नहीं की गई, ये भी इसमें देखा जाएगा। Financial statements have a large number of external users। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है एक डिपार्टमेंट की या जो एक बिज़नेस एंटिटी की, तो उसके एक्सटर्नल यूज़र्स भी होते हैं जिनको उससे फ़ायदा हो रहा होता है या नुकसान हो रहा होता है, तो उनकी उस पर नज़र होती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या परफॉर्मेंस दी है। एंड इट इज़ नेसेसरी दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑडिटी, और ये इस बात का यकीन किया जाए कि जो जिसका ऑडिट किया जा रहा है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक तरीके से तैयार की गई हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ताकि उस पर एक हतमी राय दी जा सके ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होती हैं। द ऑडिटर हैज़ टू इंश्योर दैट द फॉलोइंग, ऑडिटर ने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इवेल्युएटेड फॉर एडुकेसी अगेंस्ट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, के जो ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी वो प्रॉपर एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बनाई गई हैं, उनको सही तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है या नहीं। सिग्निफिकेंट लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टेस्टेड फॉर द फॉलोइंग ऑडिट असर्शंस, और ये कि जो उनकी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीज़ें शो की गई हैं उनको लाइन बाय लाइन देखा गया है कि ये जो फिगर्स इन्होंने यहाँ पे नोट किए हैं वो प्रॉपरली अकाउंटेड हैं या नहीं है, उनमें कहीं गलती तो नहीं है, कोई क्लैरिकल मिस्टेक या कोई एम्बिजलमेंट वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें कंफर्म करेगा ऑडिटर। इसके अलावा पॉइंट ए में कहता है एग्जिस्टेंस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ, ये वाला पॉइंट है एग्जिस्टेंस एंड ऑकरेंस, कि वो चीज़ें मौजूद भी हैं और वो वाकई भी हुई या नहीं, मतलब उस चीज़ का मौजूद होना भी ज़रूरी है जो बैलेंस शीट में आप शो करें, और अगर कोई खर्चा करते हैं तो उसका अकरेंस होना भी ज़रूरी है कि वो वाकई खर्चा किया भी गया या सिर्फ बुक्स की हद तक उसको नोट किया गया। पॉइंट बी है कंप्लीटनेस, कि वो चीज़ कंप्लीट भी है या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कर दी गई है। नंबर सी है पॉइंट सी मेजरमेंट, उसकी मेजरमेंट ठीक की गई, कहीं उसकी अमाउंट में डिफरेंस तो नहीं है। पॉइंट डी है रेगुलरिटी कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, और जो चीज़ें शो की गई हैं वो प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से अप्रूव्ड हैं या नहीं है। इसकी मेथडोलॉजी क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग द ऑडिटी, अभी हम पढ़ रहे थे सर्टिफिकेशन ऑडिट, तो सर्टिफिकेशन ऑडिट की सारी डिटेल अभी हम पढ़ रहे हैं कि इसका मेथडोलॉजी क्या होगी। अंडरस्टैंडिंग दी ऑडिटी, कि जिसका ऑडिट आप कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना ये ऑडिटर्स ने करना होता है। कंडक्टिंग रिस्क असेसमेंट, और ये भी देखते हैं कि इसके जितने एरियाज़ हैं फर्स्ट या ज़्यादा रेवेन्यूज़ कलेक्ट किया जाता है, तो रेवेन्यूज़ का एरिया है उसकी प्रॉपर प्रोसीजर SOPs वगैरह हैं, उनका प्रॉपर तरीक़ाकार है। अगर तरीक़ाकार नहीं है तो उसकी वीकनेस होगी। वीकनेस का मतलब है कि यहाँ पे लूप होल है, लूप होल का मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ हो सकती है। उस चीज़ के होने ना होने को देखने के लिए बड़ी डिटेल से चेक किया जाएगा, चीज़ों को एक एक चीज़ को देखा जाएगा। तो इसको कहते हैं डिफाइनिंग
डिटेल्ड ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, कि एक तफसीली जो ऑडिट का मकसद है उसको डिफ़ाइन करना, डेवलपिंग ऑडिट प्रोग्राम। फिर जो ऑडिटर्स आते हैं उन्होंने एक अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करना होता है कि वो क्या क्या चीज़ें देखेंगे, कहाँ कहाँ पे एरियाज़ वीक हैं, किन किन को वो टेस्ट लगाएंगे, कौन सा टेस्ट लगाएंगे, कितने सैम्पल टेस्ट कौन सा लगेगा, और कैसे इन चीज़ों को क्रॉस चेक कैसे किया जाएगा। ये सारे का सारा एक प्रोग्राम बनाया जाएगा। इसके बाद होता है परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि बड़ी बारीक बीनी से चीज़ों को देखना कि पहले क्या हो रहा था, अब क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। सारी चीज़ों को सवाल करने के बाद उन पे एनालिसिस करना कि इस तरह की दूसरी डिपार्टमेंट में कैसे हो रहा है, यहाँ पे कैसे हो रहा है, अगर यहाँ पे कोई डेविएशन है तो क्यों डेविएशन है। इसके अलावा टेस्टिंग दी इंटरनल कंट्रोल्स, कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, जो चेक एंड बैलेंस है, सुपरविजन है, और जो लूप होल्स हैं उन पे कंट्रोल किस तरीके से अप्लाई किया गया है। इसके अलावा डिटरमाइनिंग सैम्पल साइज़ फॉर सब्सटेंटिव टेस्टिंग ऑफ डिटेल्स, तो ये भी डिटरमिन करना कि सब्सटेंटिव टेस्ट के लिए जो सैम्पल साइज़ लिया गया वो कितना बड़ा है, छोटा है, कैसे किया गया है। अब सब्सटेंटिव टेस्ट की अगर आपको डिटेल बताऊं तो सब्सटेंटिव टेस्ट ये होता है, अगर फ़र्ज़ किया ऑडिटर आए, उन्होंने देखा कि बैलेंस शीट में जो एक्सपेंडिचर है, फ़र्ज़ किया परचेज़ ऑफ फ़ोटोकॉपियर मशीन, वो शो किया गया है 1 लाख का। तो अब इनको ये होता है कि फ़र्ज़ किया पिछले साल में 2 पहले ही फ़ोटोकॉपियर मशीनें इसी डिपार्टमेंट ने ख़रीदी थी, तो अब जो इतनी कम अरसे में ये कैसे नई परचेज़ हो सकती है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए अब पिछले साल के डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे, इस साल के भी देखेंगे कि कब परचेज़ की गई, किस सप्लायर से परचेज़ की गई, कितनी अमाउंट में परचेज़ की गई, उस परचेजिंग की प्रॉपर अथॉरिटी थी या नहीं थी, उसकी प्रॉपर जो एंट्री थी इनटू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो प्रॉपर एंट्री हुई थी, उसको रिकॉर्ड पे लिया गया था, उसको प्रॉपर किसी सेक्शन को दिया गया था। अगर उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो उससे काम लिया गया था, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई, जो उसने आउटपुट दिए या जितनी उससे वर्किंग की गई, ये सारी की सारी डिटेल में एक चीज़ को पकड़ के डिटेल तक चेक करना, इसको कहते हैं सब्सटेंटिव टेस्टिंग। इसके अलावा है कंडक्टिंग सब्सटेंटिव टेस्ट लगाना, इवैल्यूएटिंग रिज़ल्ट और उनके रिज़ल्ट को इवैल्यूएट करना कि ये रिज़ल्ट्स हमने जो एनालिसिस किए हैं इतनी सारी चीज़ों के बाद ये ठीक भी हैं या नहीं, ये ऑडिटर देखेगा। अगर वो देखता है ठीक है तो, या ठीक है या नहीं है ठीक है, तो वो अपनी एक रिपोर्ट पेश करेगा जिसको ऑडिटर की ओपिनियन भी कहते हैं, और सारे का सारा अल्टीमेट मकसद ऑडिटर की ओपिनियन लेना होता है। इसके अलावा फॉलो अप करना होता है, जो वीकनेस एरियाज़ होते हैं उनको बाद में देखना कि ये इन पे कोई एक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्लायंस विद अथॉरिटी ऑडिट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कंप्लायंस का क्या मतलब है कि किसी जो कानून साजी की गई होती है या जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो किया गया या नहीं, और जो चीज़ें की गई हैं उनको प्रॉपर किसी अथॉरिटी से अप्रूव करवाने के बाद किया गया है या कि अपने तौर पे किया गया है, ये सारा कोई इसमें पढ़ेंगे हम। नंबर 1, ऑडिट अगेंस्ट दिस प्रोविजन ऑफ फंड्स, कि हमने एक जो फ़ंड उनको प्रोवाइड किए गए हैं उनको चेक करना। टू असर्टेन, इस चीज़ को हमने देखना है वेदर द मनी इज़ शोन एज एक्सपेंडिचर, कि जो खर्चा जो किया गया उसको जो नोट किया गया है इन अकाउंट्स वर अथॉराइज्ड फॉर द पर्पज़ फॉर विच दे वर स्पेंट, क्या जिस मकसद के लिए उनको खर्चा किया गया है वो मकसद ही था उस अमाउंट को खर्च करने का या नहीं। नंबर 2, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, एक रूल्स जो रेगुलेशन उस ऑर्गेनाइजेशन है उनके हिसाब से देखना कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया गया है। टू सी दैट द एक्सपेंडिचर इंकर्ड वाज इन कन्फर्मिटी विद लॉज, कि जो कानून दिया गया था उसके हिसाब से ही खर्चा किया गया है। एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम टू रेगुलेट द प्रोसीजर्स फॉर एक्सपेंडिंग पब्लिक मनी, कि जो आवाम का पैसा है उसको खर्चा करने के लिए जो गवर्नमेंट ने कानून बनाए थे उन कानून को फॉलो किया गया है या नहीं। नंबर 3 है ऑडिट ऑफ सैंक्शंस ऑफ एक्सपेंडिचर टू सी दैट एवरी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर वाज डन विद द अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी इन द गवर्नमेंट फॉर एक्सपेंडिंग द पब्लिक मनी, और ये भी चीज़ देखना कि जो खर्चे किए गए हैं वो प्रॉपर जो फिनेंशियल सैंक्शनिंग अथॉरिटी थी उससे अप्रूवल ली गई है या कि अपने तौर पर किए गए। नंबर 4 है प्रोप्राइटी
audit which extend beyond scrutinizing the mere formality of expenditure to its wisdom and economy, and to bring to light cases of improper expenditure or waste of public money। इसमें जो बात लिखी गई है सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटी पे ही अगर आप अंडरस्टैंड कर जाएं तो सारा मकसद समझ आ जाता है कि फ़र्ज़ किया एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका ऑडिट हो रहा था, उन्होंने एक कंप्यूटर ख़रीदा था और वो था कोर i7। लेट्स सपोज वो कोर i7 इन्होंने कंप्यूटर ख़रीदा था और अगर आप जाके ख़ुद मार्केट से ख़रीदते हैं कोर i7 तो वो आता है 90,000 का। अब बिज़नेस में जो शो किया गया ख़र्चा वो 1,60,000 है या 1,50,000 है या 1,30,000 है। तो अब ये चीज़ देखना कि अगर फ़र्ज़ किया यही चीज़ जो डिपार्टमेंट में ख़रीदी गई है ये इतने की आई है, अगर वो कोई अगर पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदता तो कितने का ख़रीदता भी कि ना ख़रीदता। तो अपनी ज़ात के हिसाब से चीज़ों को कंपेयर करना कि अगर वो अपने लिए करता तो क्या करता। अब यहाँ पे क्या हुआ है, तो इस चीज़ को जो देखना होता है इसको प्रोप्राइटी कहते हैं कि सेल्फनेस को अगर कंसीडर किया जाए तो उसका क्या होता। अगर उससे डेविएट कर रहा है तो इट्स मीन कि वो वहाँ पे रंग डूइंग हुई है, पब्लिक मनी का गलत इस्तेमाल हुआ है। अगर वो ठीक हुआ है कि मतलब अगर वो अपने लिए भी ख़रीदता तो इतने की आनी थी जितनी बिज़नेस में, तो इट्स मीन कि वो ठीक है, पब्लिक मनी वेस्ट नहीं हुआ। ये पॉइंट 4 के बाद हम पॉइंट 5 पढ़ेंगे। वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और जब गवर्नमेंट के पैसे जहाँ से रिसीट हो रहे हैं उनको देखना। द ऑडिटर जनरल सेटिस्फाइज हिमसेल्फ, और जो ऑडिटर जनरल है वो अपने आप को ये मुतमईन करेगा दैट द रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैव बीन प्रॉपरली अडॉप्टेड एंड ensures that the assessment, collection and allocation of revenues are done in accordance with the law and there is no leakage of revenues which legally should come to the government। और ये ऑडिटर जनरल कंफर्म करेगा जो प्रोसीजर्स हैं वो ठीक हैं और जो रेवेन्यू कलेक्ट किए गए वो ठीक किए गए थे और वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में आए थे, इस चीज़ का वो मुतमईन करेगा अपने आप को। नंबर 6 है रिव्यू, एनालाइज एंड कमेंट ऑन वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रिलेटिंग टू डिफरेंट सेक्टर। और ये भी ऑडिटर का काम होता है कि वो सारी चीज़ों को देख के जो प्रोसीजर्स हैं उनको एनालाइज करे और अगर कहीं पे कोई डेविएशन है या कहीं कोई मामला ठीक नहीं है तो उसको रिपोर्ट करे। इसकी मेथडोलॉजी क्या होगी इस ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए जो कंप्लायंस ऑडिट है। अपडेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिज़नेस प्रोसेसेस, कि बिज़नेस के जो प्रोसेसेस हैं उनको अंडरस्टैंड करना विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल स्ट्रक्चर, और ये भी उनमें देखना कि इस पे ये जो कानून बनाया गया है इस पे कंट्रोल स्ट्रक्चर अप्लाई होता है, यहाँ पे कंट्रोल मैकेनिज़्म ठीक है, इंटरनल कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग प्रॉपरली। इसके बाद आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ की कंट्रोल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर ईयर्स, और फिर ये भी देखना कि पहले सालों में इस पे क्या हुआ था। ऑडिट एक्सपीरियंस पहले वाला क्या कहता है, स्पेशल डायरेक्शंस अगर कोई आई हैं फ्रॉम द हेड ऑफिस तो उनको फॉलो किया जाए। प्रायोरिटाइजिंग रिस्क एरियाज बाय डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंस एंड रिस्क एसोसिएटेड विद आइडेंटिफाइड की कंट्रोल, तो जहाँ पे जो की एरियाज हैं जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो सकता है तो उनको भी कंसीडर करना और उनको प्रायोरिटी देना। डिज़ाइन ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूडिंग एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग आइडेंटिफाइड रिस्क कंडीशंस, जो रिस्क कंडीशंस हैं उनको प्रॉपर देखना और प्रॉपर ऑडिट प्रोग्राम बना के एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के उसका ऑडिट वगैरह करना और रिस्क वाले एरियाज़ को थारोली चेक करना, सब्सटेंटिव टेस्ट वगैरह लगाना। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फॉर्मेशन, के ऑडिट का जो फॉर्मेशन थी, जो तरीक़ाकार है वो सही लगाया गया, और इसके अलावा जो फॉर्मेशन जो एरियाज़ हैं उन पे ये नहीं कि आप एक ही एरियाज़ का ऑडिट करें बल्कि सारी फॉर्मेशन जो एरियाज़ आते हैं सब के ऑडिट करें। डिड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट सेलेक्टिंग सैम्पल्स एज पर सैम्पलिंग क्राइटेरिया, तो आपने जो एरिया है जितनी बड़ा जहाँ पे फंड का कंज्यूम हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा बड़े सैंपल वाला आपने ऑडिट करना है, और जहाँ पे कम फंड्स की कंजम्पशन है वहाँ पे आप थोड़ा सा कम छोटे सैंपल साइज से भी ऑडिट कर सकते हैं। ओवरऑल जो सैंपल का मामला होता है, आप जो ऑडिटर होता है वो सारी की सारी बुक्स एंड अकाउंट्स एक एक ट्रांजैक्शन को नहीं चेक कर सकता बल्कि उसने टेस्ट लगाना होता है। मतलब एक रजिस्टर में से 4-5 ट्रांजैक्शंस अगर देख ले तो उसको पता चल जाए, वो भी बड़ी बड़ी अमाउंट वाली।
इसके बाद है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। जो ऑडिट प्रोग्राम बनाता है उसको एग्जीक्यूट करना। फिर उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल्स। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन का, उसको देखना और उसका जो वीक एरिया उसको पॉइंट आउट करना। एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशन और ऑडिट ऑब्जर्वेशन बनाना। एंड रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज। और ये भी देखना कि अगर कोई लॉ फॉलो नहीं किया गया तो उसको प्रॉपर कंप्लाई किया जाए, उसको रिपोर्ट किया जाए, रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स को फॉलो करवाए। इंटीग्रेटिंग द वर्क विद फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट वेयर पॉसिबल, इवेल्यूएटिंग रिजल्ट्स। और यहाँ पे इंटीग्रेट करना होता है कि सारी चीज़ों को रिलेट करना होता है कि एक डिपार्टमेंट है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसने कितने इनपुट दिया, आउटपुट उसका किस के साथ रिलेट कर रहा है। तो एक चीज़ की अगर देख रहे हैं तो दूसरे के साथ वेरिएशन नहीं हो, तो ये इंटीग्रेट करना होता है वर्किंग को। और इसके बाद इवेल्यूएट करना होता है रिज़ल्ट को कि अगर फर्ज किया जहाँ से इनपुट मिल रहा है वहाँ पे अगर लूप होल जाएँ तो आउटपुट वाले जो डिपार्टमेंट है उसमें भी ज़ाहिर बात है कोई ना कोई गलतियाँ होंगी। तो ये चीज़ें इवेल्यूएट करना कि इसकी परफॉर्मेंस पहले इस तरह थी, पिछले साल इस तरह का आउटपुट था, इस साल में कम क्यों हो गया। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए हैं तो आउटपुट भी ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये इवैल्यूएशन करना इसको कहते हैं। उसके बाद जितना भी उसने वर्किंग की हो ऑडिटर ने, उसने रिपोर्ट करना होता है। और जो रिपोर्ट एक दफ़ा दे देता है और उसमें जो वीक एरियाज़ उसने पिन पॉइंट किए होते हैं और आने वाले अरसे में उसने फॉलो अप उसका लेना होता है। यहाँ पे आज का हमारा लेसन ख़त्म होता है। थैंक्स।